नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चौथे मरहले के तहत आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा में पोलिंग जारी, सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम। कर्नाटक के बेलारी में खुफिया जानकारी के बाद पुलिस का छापा, करोड़ों रुपए जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। राहुल गांधी आज अमेठी से दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी, सोनिया और प्रियंका भी होंगे हमरा। इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह और आजम खान के खिलाफ कसा शिकंजा, अवामी रैलियां और रोड शो करने पर लगी पाबंदी। बीजेपी ने अमित शाह पर पाबंदी के फैसले को बताया गैर मुंसिफाना, नजरसानी की अपील, समाजवादी भी आई आजम खान के दिफा में। आम आदमी पार्टी के बानी अरकान हो रहे हैं पार्टी से दूर, पार्टी पर अकरबा परवरी और जात पात की सियासत का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। गोवा में शुमाली और जनूबी गोवा लोकसभा हलके में कुल 10,53,499 वोटर्स हैं, जबकि आसाम में 3 लोकसभा हलकों में वोटिंग हो रही है। आसाम में पहले मरहले में 3 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। आसाम में आज 3 सीटों पर हो रही पोलिंग में 29,26,082 वोटर्स के जरिए 37 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया जाएगा। त्रिपुरा में लोकसभा की 1 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। त्रिपुरा में 1 सीट पर 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिक्किम में 32 असेंबली सीटों के लिए भी आज ही वोटिंग हो रही है। वोटिंग के पेश नजर हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। कई मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कर्नाटक के बेलारी जिले में खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने गणेश कॉलोनी में छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए नकद, 9 करोड़ रुपए का बॉन्ड पेपर और 10 करोड़ का चेक बरामद किया है। इसके अलावा जमीन के मुआवजे से मुताल्लिक कागजात भी मिले हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने बाबूलाल नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जो एक सरमायाकार है। कांग्रेस के नायब सदर और अमेठी से उम्मीदवार राहुल गांधी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए आज अमेठी जा रहे हैं। इस मौके पर राहुल के हमरा कांग्रेस सदर व उनकी वालदा सोनिया गांधी और बहन प्रियंका भी अमेठी आ रही हैं। राहुल सुबह 10:30 बजे तक गौरीगंज पहुंचेंगे। राहुल गांधी के पर्चा नामजदगी को लेकर इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। गौरीगंज में वाक़ जिला कलेक्ट्रेट में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तक देख रहे हैं बैरिकेडिंग जहां जरूरत है मार्ग पर, और जहां रूट डाइवर्जन है रूट डाइवर्जन करेंगे हम मार्ग, और दूसरा पार्किंग की असंतुलित व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए पुलिस बल जो हम बाहर से भी आवश्यकता अनुसार पुलिस बल बाहर से भी मंगा रहे हैं, और हमें प्राप्त भी हो गए। पीएसी है, ऑफिसर्स हैं, बाहर से भी मंगा रहे हैं। और बाकी जहां भी जरूरत है, पिकेट की जरूरत है, गश्त की जरूरत है, पेट्रोलिंग रूट में है, हेलीपैड पर है, जहां भी जो मानक है और जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोग सुरक्षा व्यापक प्रबंध कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इश्ताल अंगेज तकरीरों के मामले में बीजेपी लीडर अमित शाह और समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। कमीशन ने अमित शाह और आजम खान पर अवामी रैलियों और रोड शो में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। इश्ताल अंगेज तकरीरों के मामले में इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और बीजेपी लीडर अमित शाह पर पाबंदियां आयद की हैं। अब दोनों लीडर उत्तर प्रदेश में अवामी जलसे नहीं कर सकेंगे। दोनों को जुलूस निकालने और रोड शोज करने की भी इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के खिलाफ कानून के तहत फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की इंतजामिया को हिदायत दी है। यूपी हुकूमत से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अमित शाह और यूपी के रियासती वजीर आजम खान के किसी भी इकदाम से नज्म ज़ब्त की सूरत हाल मुतासिर न हो। आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में यूपी हुकूमत के ढीले रवैये को भी कमीशन ने तनकीद का निशाना बनाया है। कमीशन ने कहा है कि अगर अब तक अमित शाह और आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो फौरी तौर पर इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कमीशन ने कहा है कि आजम खान के इश्ताल अंगेज बयान के मामले को समाजवादी हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला एक आला सतह की मीटिंग में लिया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत, कमिश्नर
SH ब्रह्मा, SN जैदी मौजूद थे। दोनों लीडरों को इंतखाबी फिजा को बिगाड़ने से बाज रखने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। कमीशन का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाले अमित शाह और आजम खान के स्टाइल अंगेज बयानों से मुख्तलिफ तबकात के दरमियान अदावत के जज्बात की आग को हवा मिल रही है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत और इंतजामिया के सभी आला अफसरान को हिदायत की कॉपियां रवाना कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीजेपी ने अमित शाह पर पाबंदी को गैर मुंसिफाना बताया और इलेक्शन कमीशन से अपने फैसले पर नजरसानी की गुजारिश की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी आजम खान का दिफा किया है। बीजेपी ने अमित शाह पर अवामी रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह को मुतनाज़ा बयान पर सफाई पेश करने का भी मौका नहीं दिया है और ये फैसला गैर मुंसिफाना है। आजम खान के साथ जोड़ते हुए उनको किसी प्रकार के चुनाव अभियान से उत्तर प्रदेश में रोका गया है। पार्टी इस आदेश को लेकर अवश्य ही दुखित है। श्री अमित शाह को कल 13 अप्रैल के शाम तक इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है। अभी अमित शाह का जवाब गया ही नहीं, उस पर विचार हुआ ही नहीं, तो फिर उनके खिलाफ इतना कड़ा आदेश क्यों पारित किया गया है? रविशंकर प्रसाद ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर आजम खान को बचाने का इल्जाम लगाया और कहा कि आजम खान का मुआवजा अमित शाह से नहीं किया जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने इलेक्शन कमीशन से अमित शाह के खिलाफ पाबंदी के फैसले पर नजरे सानी करने की गुजारिश की है। बीजेपी ने अमित शाह के पूरे वक्तव्य को देखा है और ऐसा उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश की मशीनरी जो आजम खान को बचाने में लगी हुई है, वहां के मंत्री, उसके कारण नाराजगी है, जो उनके आदेश में भी लिखा हुआ है, तो उस आधार पर अमित शाह को आजम खान के साथ खड़ा करना, ये मेरे ख्याल में बड़े विनम्रता से हम कहेंगे उचित नहीं है। हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे विनम्रता के साथ कि अमित शाह के खिलाफ पारित किए आदेश पर पुनर्विचार करें। दूसरी जानिब आजम खान ने भी करगिल जंग से मुतालिक खुद के बयान का दिफा किया है। आजम खान का कहना है कि महज अमित शाह पर रोक लगाने के लिए उन पर भी पाबंदी आयद की गई है। रैली उन पर रोक लगाई है तो इसका जवाब वो देंगे। फाशिस्टों में और समाजवादियों में जमीन आसमान का फर्क है। अमित शाह पर रोक लगाने के लिए हम पर रोक लगाना, बैलेंस करना मुनासिब बात नहीं। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने भी आजम खान के दिफा में उतरते हुए उन पर लगाई गई पाबंदी उठाने की इलेक्शन कमीशन से अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वहीं कमाल फारूकी ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया है। कमाल फारूकी ने कहा कि मुल्क में नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज होना चाहिए कि आप इलेक्शन लड़ें, सही शफाफ तरीके से लड़ें, लोगों के अंदर नफरत, घिनावना और कम्युनिटी को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश न करें। और उसके अंदर जो भी कोई कैंडिडेट हो, चाहे कितना ही बड़ा कैंडिडेट लीडर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कैंडिडेट क्यों ना हो, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो उनकी इलेक्शनियरिंग को पूरी की पूरी बैन कर सकता है। उनको अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन करने का भी उनका इख्तियार है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इन तमाम इश्यूज के ऊपर बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन ने किया है मैं पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं। अमित शाह और आजम खान पर इलेक्शन कमीशन के जरिए की गई कार्रवाई का आम आदमी पार्टी लीडर और अमेठी से उम्मीदवार कुमार विश्वास ने खैर मकदम किया। विश्वास का कहना है कि ऐसे लीडरान अपने मुतनाज़े बयानों से मुल्क व कौम को बांटने का काम करते हैं। अंततः उसने भारत के इन राजनेताओं का संज्ञान लिया जो 5 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार और अपनी निर्लज्जताओं को चुनाव से कुछ समय पहले धर्म और जाति पर बांटना चाहते हैं। ऐसे बयान देते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो सके। अमित शाह को इसी प्रोजेक्ट पर डेपुटेशन पर मोदी जी ने भेजा था कि उत्तर प्रदेश में धर्म का ध्रुवीकरण करिए, मुस्लिम वोट एक तरफ करवा दीजिए, हिंदू एक तरफ करा दीजिए। उसको काउंटर करने के लिए आजम खान जी ने ये बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। शायद वो भूल गए उन लाइनों को जो हम सब ने बचपन से गाई है कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा,
था, कोई गुरखा कोई मद्रासी, इसलिए सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो सरहद पर जो खून गिरता है, सरहद पर जो बूंद गिरती है रक्त की, वो हिंदुस्तानी की गिरती है, हिंदू और मुसलमान की नहीं गिरती है। लेकिन आचार संहिता का ये उल्लंघन करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के शादीशुदा होने के मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने पर बीजेपी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट से ताबीर किया है। बीजेपी ने अपने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शादीशुदा होने पर की जा रही सियासत पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए इसे मोदी का निजी मामला करार दिया है। बीजेपी तर्जुमान निर्मला सीतारमण ने इस मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू किए जाने को कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। सचमुच जो माइनर के समय में शादी हुई और पूरे दोनों परिवार में उस शादी को समझ चुके हैं, ये शादी साथ नहीं निभा रहे हैं, फिर उसके बाद देश के सेवा में आरएसएस के प्रचारक बनकर के नरेंद्र मोदी जी उनके घर से बाहर निकले और इस विषय को पूरे उस महिला भी समझते हैं, उनके आस्था और कल्चरल अपब्रिंगिंग है दैट शी रेस्पेक्ट्स इट। और इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज इसका इतना उछालना, हमें लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ भी जवाब नहीं है 10 साल के उनके कुशासन के ऊपर। वाज़ेह है कि वज़ीर कानून कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी के शादीशुदा होने के मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। कपिल सिब्बल ने मोदी पर पिछले इंतखाबात के दौरान हकायक को छुपाने का इल्जाम लगाते हुए इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की है। उनको सारी जानकारी देनी चाहिए थी, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। क्यों किया, किस वजह से किया, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। आज क्यों वास्तविकता देश के सामने ला रहे हैं, इस सवाल का भी जवाब नहीं है। लेकिन अपने आप में ये एक गलत हलफ बयाना है, गलत एफिडेविट है, और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये याचिका दी कि वो कानूनी कार्रवाई शुरू करें। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के रुकन ने भी पुलिस को एक दरख्वास्त रवाना करते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नरेंद्र मोदी ने वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया है कि मोदी की इंतखाबी मुहिम में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मामले की जांच करने के लिए यूपीए हुकूमत को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है और हुकूमत चाहे तो अपने तमाम तर वसाइल को बरवकार ला सकती है। मोदी ने यहां तक कहा कि वो खुद ही इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। वाज़ेह है कि वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा ने इल्जाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी की तशहीरी मुहिम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कौम को बताए कि इतना पैसा कहां से आ रहा है और इसमें कितना काला धन है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुतालिक मुख्तलिफ गोशों से ये कहा जाता रहा है कि वो ज़ाहिर तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायद है, ताहम अहम मामलों पर फैसले अकेले नहीं करते बल्कि किसी और के हाथ में ही हुकूमत की कुंजी होती है। ऐसा ही इंकशाफ वज़ीर-ए-आज़म के एक साबिक़ मुशीर संजय बारू ने अपनी किताब में किया है। फिलहाल इस किताब के इक़्तिबासात ही मंज़र-ए-आम पर आए हैं। इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया जिसमें संजय बारू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि बारू ने महज माली फवायद के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस की जमकर नुक्ताचीनी की है। वहीं सलमान खुर्शीद ने वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुशीर संजय बारू की किताब में किए गए इंकशाफ पर कुछ इस तरह अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अगर दो नेता हैं तो दो सेंटर तो होंगे, एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है।
हमारा पार्टी का नेतृत्व माननीय सोनिया जी करती हैं और माननीय सोनिया जी हमारे पार्टी की अध्यक्षा हैं और अध्यक्षा का मतलब कि प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो या कोई व्यक्ति हो वो सब उसी नेता के नीचे काम करता है। लेकिन उस नेता ने ये निर्णय लिया कि इस देश के संचालन में बेहतर ये होगा कि हम राजनीतिक काम करते रहें और एक और विद्वान व्यक्ति को हम भारत का प्रधानमंत्री बनाएं ताकि जो प्रशासनिक कार्य हैं उन प्रशासनिक कार्यों को वो करते रहें। कहीं ना कहीं समन्वय तो होता ही है, प्रशासनिक और पॉलिसी की नीति में कहीं ना कहीं समन्वय तो होता है। उसके लिए वो दोनों आपस में बैठ के बातचीत करके और कुछ न कुछ समन्वय निकालते थे, निर्धारित करते थे। साबिक काबीना सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम ने संजय बारू की किताब पर तबसरा करते हुए बारू की तायीद की है। सुब्रमण्यम ने कहा कि मनमोहन सिंह अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। सुब्रमण्यम का मानना है कि मुल्क में बड़े घोटाले की एक वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह अपने ओहदे का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। हाथ में नहीं था, वरना इतने बड़े घोटाला वगैरह नहीं होते अगर इधर उधर से वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। बेसिकली यही बात बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जितना ताकत होनी चाहिए, जितना फाइनल अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव की चीफ है वो ऑफिशियली हमारे संविधान के अनुसार वो इस्तेमाल नहीं कर पाए वो अपनी पोजीशन को, बल्कि यहां तक कहा जा सकता है कि प्रशासन में जो गिरावट आई है पिछले 10 साल में उसका एक मूल कारण है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है वो अपनी कर्तव्य को निभा नहीं पा रहे थे। निभा नहीं रहे थे की बात नहीं है, निभा नहीं पा रहे थे वो। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुशीर संजय बारू किताब में वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुक से किए गए तबसरे पर कमाल फारूकी ने हैरत का इजहार किया है। कमाल फारूकी का कहना है कि संजय बारू ने ये इंकशाफ पहले क्यों नहीं किया जब वो PMO में मुलाजिमत करते थे। क्लेम्ड किस्म के जो एक्टिविस्ट होते हैं जो अपने आप को जब तक गवर्नमेंट की तमाम उनको ताकत मिलती रहती है जब तक तो वो बहुत कुछ ठीक ठाक रहते हैं और उसके बाद सडनली उनको वो तमाम चीजें नजर आ जाती हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विसेज नहीं मिली थी। बरवा साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही लेटर भेजा था कि उनको बहुत दुख हुआ था कि उनको जब वो वापस आए थे तो उनको फिर दोबारा जॉब नहीं मिली थी। तो आपने उनको जॉब नहीं दी तो आप वो तमाम बातें कहेंगे। अगर बरवा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कुछ भी कह रहे हैं तो उनका जमीर कहाँ मर गया था उस वक्त जब वो जॉब कर रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर थे। अगर वो इतने ही मजे के मॉरल ग्राउंड के आदमी हैं तो उनको उस वक्त रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए था। मतलब जब तक उनको जॉब मिल रही थी जब तक बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसी जॉब खत्म हुई तो संजय बरुआ साहब जो है वो एक एक्टिविस्ट हो गए। आई स्ट्रांगली कंडेम। आम आदमी पार्टी का जब क़याम हुआ था तो लोगों को लगता था कि मुल्क में एक ऐसी पार्टी बनी है जो बदउनवानी जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और शायद यही वजह है कि दिल्ली के अवाम ने आम आदमी पार्टी को खास बनाते हुए इसे इक़्तिदार तक पहुंचाया। लेकिन आम से खास बने अरविंद केजरीवाल को जब हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं लगा तो कुर्सी छोड़ दी। बस क्या था, आम आदमी पार्टी की बुनियाद बिखरने लगी। बानी इमरान में एक अश्विनी उपाध्याय को जब पार्टी में शख्सियत परस्ती से घुटन होने लगी और पार्टी में जमहूरियत की बहाली की मांग की तब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक आम आदमी पार्टी में अकरबा परवरी खूब चल रही है और जात पात की सियासत पनप रही है। 5 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने अपने फाउंडर मेंबर और आपकी कौमी आंवला के रुकन और लीगल सेल के हेड अश्विनी उपाध्याय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अश्विनी उपाध्याय पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया। अश्विनी पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि वो अरविंद केजरीवाल की जगह कुमार विश्वास को पार्टी की बागडोर सौंपने की मांग कर रहे हैं। शायद आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल को ये पसंद नहीं आया और अश्विनी को पार्टी से निकाल दिया गया। वैसे भी आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास का ही कब्जा माना जा रहा है। पार्टी से निकाले जाने के बाद 7 अप्रैल को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईटीवी के साथ खास बातचीत में अश्विनी उपाध्याय ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अश्विनी के मुताबिक पार्टी में बदनवान और मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को टिकट दिया गया। यही नहीं बल्कि पार्टी में जात पात की सियासत भी फल फूल रही है। पार्टी फिरकावाना खतूत पर वोट मांग रही है। जातिवाद का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आशुतोष जैसे सीनियर नेता जो जिंदगी भर आशुतोष थे वो गुप्ता के नाम पे वो आशुतोष गुप्ता बन चुके हैं। योगेंद्र यादव तो और भी उससे क्लासिक काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, गुड़गांव में आधी एरिया में तो यादव बन जाते हैं, जहाँ यादव ज्यादा है और जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ कहते हैं जी मेरा नाम सलीम है, सलीम के नाम से वोट मांग रहे हैं। आपने वाड्रा की लैंड डील खारिज किया अशोक खेमका ने, उसको रिस्टोर किया युद्धवीर सिंह ने, आपने युद्धवीर को टिकट दे दिया। सहारनपुर से आपने योगेश दहिया जैसे आदमी को दे दिया जो किसानों का 300 करोड़ खा के बैठा हुआ है।
आपने अपराधियों को दे दिया, बुलंदशहर में अपराधियों को टिकट दे दिया, आपने कंधमाल में अपराधियों को दे दिया, बहुत सारे अपराधियों को टिकट दे दिया। अब परिवारवाद खूब चरम पे है। फोर्ड फाउंडेशन की जो मुखिया हैं कविता रामदास, उनके पिताजी एल रामदास, उनकी माताजी ललिता रामदास, उनकी बहन सागरी रामदास, इन तीनों को हमारी कमेटी में डाल दिया, जबकि हमारी पार्टी का संविधान ये कहता है कि एक परिवार से केवल एक ही आदमी किसी कमेटी में रहेगा, एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। आम आदमी पार्टी से खारिज किए जाने के बाद अश्वनी उपाध्याय ने अपने हामियों के हमरा दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया और केजरीवाल का पुतला भी नजर आतिश किया। अश्वनी उपाध्याय ने अब आदमी सेना नामी पार्टी बना ली है, लेकिन ये तो महज शुरुआत है। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी केजरीवाल का तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है। केजरीवाल की मुसलसल वादा खिलाफी और दिल्ली की आवाम के साथ धोखाधड़ी के सबब बरहम आवाम के गुस्से का शिकार भी केजरीवाल को होना पड़ रहा है। दिल्ली में चिदम्बरम पर जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह को आप का उम्मीदवार बनाकर लाकानूनियत को बढ़ावा देने वाले केजरीवाल को भी अब ऐसी ही सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है। आखिर ये भी सच है कि जब पेड़ बबूल का बोए तो आम कहां से हुए। मुफ्ती शमून काजमी ने तो काल पर मुल्क के आवाम को धोखा देने और मुल्क के एक दो नामी सनतकारों को ही टारगेट करने का इल्जाम भी लगाया है। मुकेश अंबानी को टारगेट करता है, वो अडानी को टारगेट करता है, वो मित्तल को और रोहिया को और इन्हें जिंदल को क्यों नहीं करते भाई? वजह क्या है कि ये सारी चीजें, सारा मैच फिक्सिंग है। हमें मालूम है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब है, ख्याल अच्छा है। बात सिर्फ अश्वनी उपाध्याय या मुफ्ती शमून काजमी की ही नहीं है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह का मुहासरा करने की कोशिश करने वाले सिपाहियों को हटाने जैसे मामूली मुद्दे को लेकर पूरी दिल्ली को परेशान करने वाले और धरने पर बैठने वाले आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल का साथ देने वाले कारकुनान भी अब केजरीवाल की सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए वो केजरीवाल को मखसूस पार्टी का एजेंट बताते हुए इसका पुतला भी फूंक रहे हैं। किसी ने पूछे से बोल दिया, अब मैं कांग्रेस को युवराज को हराने में नहीं जा रहा हूँ और जीत कर ही रहूंगा। वो भाई जनता देख रही है, जीत पूछ रही है, और बच्ची बताई कर लिया, तभी समझ में आ गया कि देश के लिए होती है। अब आम आदमी के बच्चों को नहीं है। का पूरा टीम कैप्चर नहीं किया, अन्ना ने मना किया था चुनाव मत लो, चुनाव मत आंदोलन से ठीक हो जाएगा सब। अन्ना को छोड़ के भाग हमारी पार्टी बनाया, अब आम आदमी पार्टी में भी अकेला चल रहा है, अकेला लेके चल रहा है। फोर्ड फाउंडेशन का नाम इससे जुड़ रहा है, कांग्रेस का नाम इससे जुड़ रहा है, कभी कहता है बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। अरे कौन लोग है ये क्या साजिश हो रही है? साफ जाहिर है कि केजरीवाल का तिलिस्म अब पूरी तरह से बिखर चुका है। इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। मुल्क के दो मारूफ सनतकारों और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले केजरीवाल ने अपनी टीम में भले ही मीडिया के लोगों को भी शामिल किया हो, लेकिन अब आवाम केजरीवाल की हकीकत समझ चुके हैं। शायद यही वजह है कि आवाम का गुस्सा थप्पड़ और घूंसे में तब्दील हो रहा है और आम आदमी का मसीहा बनने की कोशिश करने वाले केजरीवाल से भले ही थप्पड़ मारने वाले लाली ने माफी मांग ली हो, लेकिन केजरीवाल के कानों में इस थप्पड़ की गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। हालांकि इस थप्पड़ के बाद केजरीवाल को ये तो समझ में आ गया है कि इन्होंने दिल्ली वालों के साथ गलत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद ने कल बिहार का दौरा किया। जगदीश चंद ने पाटलिपुत्र, पटना साहिब और जहानाबाद लोकसभा हल्के का दौरा किया और वहां की सियासी सरगर्मियों का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान नेटवर्क हेड ने लोकसभा इंतखाबात के लिए आवाम से मुलाकात की और उम्मीदवारों से भी बात की। मुल्क में पहली मरतबा अग्नि 1 मिसाइल का रात के औकात में कामयाब तजुर्बा किया गया। दिफाई जराये के मुताबिक उड़ीसा के साहिल से अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल को रात 11:10 पर दागा गया है। डीआरडीओ के तर्जुमान रवि कुमार गुप्ता के मुताबिक मिशन के तमाम मकासद का हुसूल हुआ और तजुर्बा कामयाब रहा। इन्होंने कहा कि किसी भी नागाहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने के मकसद के तहत रात के औकात में मिसाइल तजुर्बा किया गया है। वादरे की देसी साख्त न्यूक्लियाई सलाहियतों के हामिल अग्नि 1 मिसाइल के जरिए 700 किलोमीटर के फासले तक निशाना लगाया जा सकता है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।